सोलो लेवलिंग। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले इस दुनिया में अचानक ही कुछ पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए। इन पोर्टल्स में कुछ मॉन्स्टर्स और जादुई राक्षस रहते हैं जिन पर आम इंसानी हथियारों का कोई असर नहीं होता। सिर्फ वही लोग इनसे लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्ति जाग गई हो। ऐसे लोगों को हंटर्स कहा जाता है। इन हंटर्स को उनकी मैजिकल पावर्स के हिसाब से रैंक्स मिलती हैं, जैसे ABCD। सबसे शक्तिशाली हंटर्स S रैंक के होते हैं और सबसे कमजोर E रैंक में। लेकिन एक बार जादुई शक्ति जागने के बाद हंटर्स उसे और ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते। हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक आइलैंड पर कुछ हंटर्स एंट जैसे मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे। लेकिन एंट्स इन हंटर्स पर भारी पड़ रही थी क्योंकि ये लो रैंक हंटर्स थे। इनमें एक हंटर्स मर ही गया था। लेकिन तभी यहाँ पर 3 S रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और आसानी से इन एंट्स से लड़ने लगते हैं। ब्यूंग नाम का आदमी हीलिंग मैजिक का यूज कर घायल हंटर्स को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर एक व्हाइट एंट आ जाता है जिसे ये लोग इन मॉन्स्टर्स का लीडर समझते हैं क्योंकि ये रेड एंट्स के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है और ये दोनों मिलकर उसे आराम से मार देते हैं। तभी यहाँ पर और भी ज्यादा व्हाइट एंट्स आने लगती हैं और S रैंक के हंटर्स उनसे भी लड़ने को तैयार थे। दूसरी तरफ शहर में भी ढेर सारे एंट्स की आर्मी ने अटैक कर दिया था और उन्हें रोकने के लिए हंटर्स की सेना भी तैनात थी। मिस्टर चोई नाम का हंटर अपनी फायर पावर से इन पर अटैक करता है जिससे रेड एंट्स तो मर जाती हैं लेकिन व्हाइट एंट्स को कुछ नहीं होता। इसके बाद बाकी हंटर्स भी हमला कर देते हैं और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल या डंजन ओपन होता है जिसके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। इनमें पार्क नाम का एक हंटर होता है जिसने वैसे तो काम छोड़ दिया था लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो आज के मिशन पर आया है क्योंकि मिशन पूरा करने पर हंटर्स की काफी अच्छी कमाई होती है। तभी यहाँ पर कहानी का हीरो जिनवू आता है। सभी लोग जिनवू को अच्छे से ग्रीट करते हैं और पार्क पूछता है कि ये लड़का कौन है और क्या ये बहुत पावरफुल है, जो सब लोग इसे देखकर खुश हैं। जिस पर किम नाम का हंटर बताता है कि बात असल में बिल्कुल ओपोजिट है। जिनवू को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। ये तो एक E रैंक के डंजन में भी घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। जिनवू सबसे कमजोर हंटर है तो अगर इसे इस मिशन पर बुलाया गया है तो ये मिशन बहुत आसान होगा। इसीलिए सब जिनवू को देखकर खुश थे और जिनवू ने ये सारी बातें सुन ली थी। लेकिन वो भी जानता था कि ये सब सच है। जिनवू को यहाँ जूही नाम की एक हंटर मिलती है जिसके साथ वो पहले भी मिशंस पर जा चुका है। जूही एक हीलर है और वो सच में जिनवू की केयर करती है। जिनवू उसे बताता है कि पिछले E रैंक मिशन में वो अकेला बुरी तरह घायल हो गया था और उनकी टीम में कोई हीलर भी नहीं था क्योंकि उसके अलावा बाकी सब हाई रैंक हंटर्स थे तो उन्हें हीलर की जरूरत ही नहीं थी। जो सुन जूही को बुरा लगता है। इसके बाद डंजन में जाने का समय हो जाता है। सॉन्ग नाम का हंटर खुद को इस मिशन का कैप्टन बताता है क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोगों में वो सबसे हाई रैंक का है। इसके बाद सभी एक एक करके पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जिनवू अपना हथियार निकालता है जो कि एक छोटा सा चाकू था। जिनवू काफी गरीब है तो वो इससे महंगा हथियार नहीं खरीद सकता। इसके बाद जिनवू भी पोर्टल में एंटर कर लेता है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट चाहती थी कि डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें दे दिए जाएं। असल में उन मॉन्स्टर्स को मारने पर कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं जिन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है और हंटर्स इनको ही बेचकर पैसे कमाते हैं। इधर जिनवू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था जिससे उसे एक मैजिक जेम मिल जाता है, पर तभी एक दूसरा मॉन्स्टर जिनवू पर हमला कर देता है। जिनवू उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका चाकू कमजोर होने की वजह से टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सीधा जिनवू के अंदर तलवार घुसा देता है लेकिन तभी पार्क यहाँ आके उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिनवू बुरी तरह से घायल हो गया था और जूही उसके पास आकर उसे हील करने लगती है। जिनवू देखता है कि बाकी हंटर्स बड़ी आसानी से इन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। अब हाई रैंक मॉन्स्टर्स को मारने से और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं जिनसे ये लोग और पावरफुल हथियार बनाते हैं ताकि और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। हालांकि डंजन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं लेकिन वो मैजिक जेम्स जितने पावरफुल नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का इस्तेमाल एक नई एनर्जी सोर्स की तरह करना चाहती है क्योंकि ये बाकी पावर सोर्सेस जैसे न्यूक्लियर पावर, विंड पावर या सोलर पावर से काफी ज्यादा सेफ और सस्ते हैं और इनसे ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा।
अभी गवर्नमेंट इसी रिसर्च में लगी है कि वो माना क्रिस्टल और मैजिक जेम्स का यूज कर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करे। इधर डंजन के अंदर हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था और उनका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें यहाँ पर ज्यादा जेम्स या माना क्रिस्टल नहीं मिले थे जिनसे इनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। जिन्वू के पास तो बस एक ई रैंक जेम था जो कि बहुत सस्ता है। जूही जिन्वू से पूछती है कि वो आखिर हंटर बना ही क्यों, क्योंकि इस तरह तो वो जल्द ही किसी दिन मारा जाएगा। तभी इन लोगों को यहाँ पर एक सुरंग दिखाई देती है, यानी कि इस डंजन के अंदर भी एक डंजन है, जो कि काफी अजीब बात थी। कैप्टन बताता है कि उन्हें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन बाकी हंटर्स कहते हैं कि उन्हें इस सुरंग में जाके बाकी मॉन्स्टर्स को भी मारना चाहिए, जिससे इन्हें और ज्यादा जेम्स मिल सके। और वैसे भी ये डी रैंक का डंजन होगा, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब कैप्टन सभी से वोट लेता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। आधे लोग इसके लिए हाँ करते हैं, जिससे वोट टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्वू का वोट ही बचा था। जिन्वू के फादर लापता थे और उसकी फैमिली में कमाने वाला वो अकेला है। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन सब चीजों के लिए ही जिन्वू इतना जानलेवा काम करता है और वो भी सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। हंटर्स एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए पहले इन्हें एक टेस्ट देना होता है, जिससे इनकी मैजिकल पावर्स के बारे में पता चलता है और फिर उसी के हिसाब से इन हंटर्स को रैंक दी जाती है। फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर करती हैं। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है और वो अपने आदमी से कहता है कि टैलेंट्स देखकर ही वो हंटर्स को हायर करें, चाहे उनका एज या जेंडर कुछ भी हो। उनके गिल्ड में चाहीन नाम की एक हंटर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे थे। अचानक ही उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि चाहीन थी और ये एक एस रैंक की हंटर है। चाहीन हवा में उछलकर उन चोरों से वो पर्स छीन लेती है और चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहीन काफी सुंदर और फेमस थी। जल्द ही उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। इससे चाहीन काफी शर्मा जाती है और वहाँ से उछलते हुए चली जाती है। शायद चाहीन की पावर्स यही थी कि वो काफी ऊंचाई तक कूद सकती है। खैर, इधर हंटर्स गुफा में चलते जा रहे थे। जिन्वू जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा। जूही उसे काफी डांट लगाती है क्योंकि अभी वो मरते मरते बचा है और फिर भी उसने एक और डंजन में जाने के लिए हाँ कर दी। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्वू का जिंदा बचना नामुमकिन है। जिन्वू जूही से माफी मांगता है तो जूही कहती है कि वो माफी के लिए उसे डिनर डेट पर ले जा सकता है, जो सुन जिन्वू थोड़ा शर्मा जाता है। सुरंग के आखिर में इन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसे खोलकर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर प्रेसिडेंट गो नए भर्ती हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 सालों के बाद भी इन्हें पोर्टल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि डंजन में कब क्या हो जाए और हंटर बनना एक काफी रिस्की काम है। भले ही ये कितने मिशंस भी कंप्लीट कर लें, लेकिन इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। दरवाजा खोलकर ये लोग एक बड़े से कमरे में आते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे स्टैच्यू रखे हुए थे, जो कि सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टैच्यू था, जो किसी तरह के सिंहासन पर बैठा हुआ था, लेकिन कमरे में इन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता है। कमरे के बीच में किसी तरह का मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टेनॉन टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर गॉड की तारीफ करना चाहिए, और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी जूही जिन्वू से डरते हुए कहती है कि उसने एक स्टैच्यू की आंखें हिलती हुई देखी हैं। तभी इस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अब ये सभी लोग यहाँ फंस गए थे। अब एक हंटर दरवाजा खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पास वाला स्टैच्यू अपनी कुल्हाड़ी से उस आदमी को काट देता है। ये देख सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं कि वो स्टैच्यू हिल कैसे सकता है, और अगर एक स्टैच्यू हिल सकता है तो इसका मतलब है कि यहाँ मौजूद सभी स्टैच्यू जिंदा हैं। जिन्वू भी ये देखकर डर गया था। वो सोचता है कि डी रैंक का हंटर चुटकी में मारा गया, तो उसके जैसे ई रैंक का क्या होगा। और ये स्टैच्यू तो बहुत पावरफुल है, मतलब ये कोई लो रैंक डंजन नहीं है, और इसका मतलब है जूही सच बोल रही थी। जिन्वू फिर से अपने पीछे वाले स्टैच्यू को देखता है और वो भी जिंदा था।
जिनवू इससे पहले भी काफी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वो अपने पहले रेड मिशन में ही अपनी टीम से अलग हो गया था। उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल किया था और वो काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। एक बार तो वो एक भूल भुलैया में अटक गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक डंजन में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को मैजिक जेम्स बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो उनसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार खरीद लेते हैं ताकि वो और पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सकें। लेकिन जिनवू के पास तो सिर्फ एक सस्ता चाकू था और उसके टूटने के बाद जिनवू खाली हाथ है। उसके जूते भी फट चुके हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने से भी जिनवू ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए वो हर समय चौकन्ना रहता है। उसके आसपास क्या चल रहा है वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है और उसने जो एक मॉन्स्टर मारा था वो भी ऐसे ही चुपके से मारा था। खैर, अब उस स्टैच्यू की आंखें लाल होते ही जिनवू सभी से नीचे झुकने को कहता है। उसकी आंखों से आग निकलती है जिससे एक हंटर वहीं पे जल के राख हो जाता है, पर जिनवू खुद को और जूही को बचा लेता है। सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। जिनवू सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वो भी मारा जाएगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 2। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस एनीमे की दुनिया का एक रिकैप कर लेते हैं। 10 साल पहले दुनिया भर में कुछ पोर्टल्स यानी गेट खुलना शुरू हो गए जिसके अंदर मैजिक बीस्ट या मॉन्स्टर्स होते थे। इसके साथ कुछ इंसानों में जादुई शक्ति भी जाग गई। इन लोगों को हंटर्स कहा जाता है और ये उस पोर्टल के अंदर जाकर उन मॉन्स्टर्स को मारते हैं। और जिनवू दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। जिनवू अपने साथी हंटर्स के साथ एक टेम्पल जैसे डंजन में जाता है जिसमें कई सारे स्टैच्यू रखे हुए थे। अचानक ही ये स्टैच्यू हिलना शुरू कर देते हैं और 2 हंटर्स मारे जाते हैं। सब लोग ये देखकर बुरी तरह से डर गए थे। इनका कैप्टन इन्हें हिलने से मना करता है वरना वो स्टैच्यू इन पे फिर से अटैक कर देगा। जूही ने डर के मारे अपने कान बंद किए हुए थे। कैप्टन जिनवू का शुक्रिया करता है क्योंकि उसने स्टैच्यू के हिलते ही सबको नीचे झुकने का बोल दिया था, वरना वो सभी लोग झुलस कर मारे जाते। तभी जिनवू देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है और वो उस हाथ पर पट्टी बांधने लगता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। वैसे तो जूही को अपनी हीलिंग पावर से कैप्टन का इलाज करना चाहिए था, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी तो कैप्टन उसे कुछ नहीं कहते। इसीलिए बी रैंक की हीलर होने के बाद भी जूही को छोटी रैंक के मिशंस पर ही भेजा जाता है। कैप्टन खुद भी बी रैंक के मिशन पे जा चुका है और अपने अनुभव से वो बता सकता है कि उनके सामने जो मुसीबत है वो जरूर एस रैंक जितनी पावरफुल है। कैप्टन को अब पत्थर पे लिखे नियम याद आते हैं। पहला कि गॉड की पूजा करो, दूसरा कि गॉड की जय जयकार करो और तीसरा गॉड पर यकीन करो। जो भी लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। जिनवू समझ जाता है कि जो सबसे बड़ा स्टैच्यू है वो ही गॉड होगा। दूसरी तरफ हम एक लड़की सोंगयी को देखते हैं जिसने हाल ही में हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया था और ये लड़की जिनवू की सिस्टर जिन्हा की दोस्त है और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। सोंगयी जिन्हा से पूछती है कि उसका भाई भी एक हंटर है ना, जिस पर जिन्हा बताती है कि हाँ, लेकिन वो सिर्फ ई रैंक का हंटर है और हमेशा घायल होकर वापस आता है। जो सुन सोंगयी कहती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं होता। इधर कैप्टन और जिनवू सोच ही रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, तभी इनमें से एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है कि वो यहाँ नहीं मरने वाला। उसने हाल ही में एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की है। उसे पूरा यकीन था कि अपनी फास्ट स्पीड से वो स्टैच्यू के अटैक करने के पहले ही यहाँ से निकल जाएगा। अब ये हंटर बिजली की तेजी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गॉड स्टैच्यू पलक झपकते ही उस हंटर को जला के राख कर देता है। ये देख सभी समझ जाते हैं कि ये स्टैच्यू चाहे तो उन्हें कभी भी मार सकता है। वो इन्हें चींटी की तरह मसल सकता है, लेकिन ऐसा है तो उसने अब तक सभी को मारा क्यों नहीं। इसके बाद जिनवू को पत्थर पे लिखे नियमों की याद आती है और वो समझ जाता है कि वो नियम इस टेम्पल के हैं। जिनवू अब खड़ा होता है और उस गॉड स्टैच्यू के सामने सिर झुका लेता है, जिससे वो स्टैच्यू जिनवू को नहीं मारता है। जिनवू अब बाकी सबसे कहता है कि वो स्टैच्यू के सामने अपना सिर झुका लें। जब तक उनके सिर नीचे हैं, स्टैच्यू उन्हें नहीं मारेगा। और गॉड की पूजा करने वाले नियम का मतलब भी यही है। सभी लोग जिनवू की बात मानकर सिर झुका लेते हैं। ये देख गॉड स्टैच्यू खुश होता है और स्माइल करने लगता है। ये देख सभी लोगों को लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा और वो उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी गॉड स्टैच्यू भी अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है
और इन लोगों को कुचलने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जिनवू कहता है कि उन्हें दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, यानी गॉड की जय जयकार करना। अब एक हंटर आगे आके बोलता है कि उसे पूजा करना आता है और वो वहीं बैठकर गॉड की पूजा करने लगता है, लेकिन ये सही वर्ड्स नहीं थे। तो गॉड स्टैच्यू उस हंटर को अपने पैरों तले कुचल देता है। इसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल के मार देता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पार्क यहाँ बिल्कुल मरना नहीं चाहता क्योंकि उसकी फैमिली घर पर उसका इंतजार कर रही थी। वो भागकर कोने में चला जाता है, लेकिन वहाँ खड़ा स्टैच्यू पार्क को बीच में से काट देता है। जिनवू को समझ नहीं आता कि वो किस चीज की जय जयकार करे, क्योंकि ये गॉड तो एक शैतान के जैसा है, लेकिन वो हार नहीं मान सकता। वो आसपास कुछ क्लूज खोजने लगता है और नोटिस करता है कि कोने में जो स्टैच्यू खड़े हैं उन सब के हाथ में किसी न किसी तरह के हथियार हैं, लेकिन कुछ स्टैच्यू ऐसे थे जिनके हाथ में हथियार की जगह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। जिनवू कहता है कि सभी इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैच्यू के नीचे चलो। कैप्टन ऐसा ही करता है और क्योंकि उस स्टैच्यू के पास कोई हथियार नहीं है तो वो कैप्टन को नहीं मारती और म्यूजिक बजाने लगती है। किम भी ऐसा ही करता है, जिससे वो सुरक्षित हो जाते हैं। जिनवू जूही को लेकर ड्रम वाले स्टैच्यू के नीचे जाता है, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता। मतलब एक स्टैच्यू के नीचे एक ही इंसान खड़ा हो सकता है, तो जिनवू जूही को वहीं छोड़कर भागने लगता है। गॉड स्टैच्यू से बचने के चक्कर में जिनवू गलत स्टैच्यू के नीचे जाके खड़ा हो जाता है, जो कि उसे बुरी तरह घायल कर देता है। फिर भी जिनवू रेंगते हुए उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैच्यू तक पहुंच ही जाता है और वो भी म्यूजिक बजाने लगता है। सबका म्यूजिक सुनने पर गॉड वापस अपने सिंहासन पे जाके बैठ जाता है। शायद गॉड की जय जयकार करने का मतलब यही था। जूही अब जिनवू के पास आती है और देखती है कि उसकी एक टांग कट चुकी थी। वो अपनी हीलिंग पावर से जिनवू का पैर ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसके खुद के शरीर को नुकसान होने लगता है। मिस्टर किम इन सब का जिम्मेदार कैप्टन को बताता है, क्योंकि वो ही उन्हें अंदर लेकर आया, जबकि इन्होंने वोट से फैसला किया था। फिर भी कैप्टन अपनी गलती मानकर जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। ये सब लोग आपस में बहस कर रहे थे। तभी टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिनवू पहचान लेता है कि ये एक ऑल्टर है, जिस पर गॉड को किसी जिंदा चीज की बलि दी जाती है। तीसरे नियम गॉड पर यकीन करो का मतलब यही है, यानी इनमें से किसी को बलि देनी होगी। किम अब कैप्टन के गले पर तलवार रख के उसे ही बलि देने को बोलता है, और वैसे भी उसने जिम्मेदारी लेने को कहा था। कैप्टन किम की बात मानकर ऑल्टर की तरफ जाने लगता है। जिनवू जानता था कि इसमें सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है, उन सब ने यहाँ आने के लिए वोट किया था। अब जैसे ही कैप्टन ऑल्टर के पास जाता है तो वहाँ एक आग जलने लगती है। कैप्टन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। जिनवू कहता है कि वो ऑल्टर को करीब से देखना चाहता है। दो हंटर जिनवू को लेकर ऑल्टर के पास जाते हैं, जिससे वहाँ 3 जगह और आग जल जाती है। जिनवू कैप्टन से पूछता है कि अगर वो यहीं इंतजार करे तो क्या कोई उन्हें बचाने आएगा, जिस पर कैप्टन बताता है कि इस पोर्टल को खुले 7 दिन हो गए हैं, तो अब शायद ही कोई उन्हें रेस्क्यू करने आएगा। दोस्तों 7 दिनों के बाद ये पोर्टल्स पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स गेट से इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। इसीलिए हंटर्स को 7 दिन की टाइम लिमिट के अंदर डंजन बॉस को मार के पोर्टल्स को बंद करना होता है। तो अगर ये लोग यहाँ हारे तो ये गॉड स्टैच्यू भी इंसानी दुनिया में जा सकेगा। दूसरी तरफ जिनवू की बहन संग हॉस्पिटल जाती है और अपनी मदर से ढेर सारी बातें करती है, पर उसकी मदर कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो कोमा में है। जिनवू अब बाकी सबसे भी ऑल्टर के पास आने को कहता है और सभी के लिए एक एक आग जल जाती है। इनके पीछे फिर ब्लू कलर की आग भी जलती है और टेम्पल का दरवाजा खुल जाता है। अब ब्लू वाली आग टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बुझने लगती है और टेम्पल के सभी गार्ड्स इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिनवू नोटिस करता है कि वो जिस भी स्टैच्यू को देखता है वो हिलना बंद कर देता है। जिनवू सबसे कहता है कि वो स्टैच्यू पर नजर गड़ाए रखे, इससे वो अपनी जगह रुक जाएंगे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। वो तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागती है और यहाँ से सही सलामत निकल जाती है, लेकिन उसके जाते ही उसकी आग बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिनवू को समझ नहीं आता कि ये दरवाजा कोई जाल है या सच में वो बाहर निकल सकते हैं। शायद इस नियम से गॉड के लिए उनकी वफादारी देखी जाती है। अब एक और हंटर जिनवू को छोड़कर यहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। जिनवू इनसे हिलने को मना करता है।
शायद ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है जिसके पूरे बुझने के बाद हो सकता है कि इन सब को जाने दिया जाए। किम बोलता है कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि टाइमर खत्म होते ही दरवाजा वापस बंद हो जाए। किम को नहीं लगा था कि जिनवू के जैसा कमजोर हंटर उनके इतने काम आएगा। वो उसका शुक्रिया करता है, लेकिन उसकी भी फैमिली है और वो मरना नहीं चाहता। वो जिनवू से माफी मांगता है और इसके बाद किम भी यहाँ से भाग जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे और जिनवू रोने लगता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अब कैप्टन कहता है कि जिनवू और जूही यहाँ से चले जाएं। वो खुद यहाँ रुककर अपनी बलि देगा और उसे अपने से जवान लोगों को जरूर बचाना चाहिए। वो जूही से कहता है कि जिनवू को लेकर यहाँ से चली जाए, लेकिन तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर्स कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर ली थी। जिनवू अब कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाएं। जिनवू का तो पैर कट चुका है तो वो वैसे भी चल नहीं पाएगा। जूही भी यहीं रुकने को बोलती है। जिनवू अब जूही को अपना मैजिक जैम देते हुए कहता है कि साथ में डिनर करने का वादा तो वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन जूही इसे बेचकर अपने लिए कुछ खाने का खरीद सकती है। जब जिनवू बाहर आएगा तो जूही से बाकी पैसे ले लेगा। अब कैप्टन तुरंत एक चॉप मार के जूही को बेहोश कर देता है और उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब सिर्फ जिनवू ही बचा था जो यहाँ मरने वाला था। उसके पास एक तलवार पड़ी थी जिससे वो इन स्टैच्यू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने विशालकाय दानवों के सामने जिनवू कुछ नहीं कर सकता। वो उसे तलवार से इधर उधर फेंकने लगते हैं। उसका एक हाथ भी कट जाता है। जिनवू रोते हुए सोचता है कि वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन नहीं बन सका। उसके बावजूद वो अब तक जिंदा बचा है। सभी लोग दोगले होते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जिनवू की भी फैमिली है जो उसका इंतजार कर रही है, पर सिर्फ वो ही यहाँ मरने वाला है। अब जिनवू को ऑल्टर पे ले जाया जाता है। उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी। स्टैच्यू जिनवू को खत्म करने के लिए तलवार उठाता है और जिनवू सोचता है कि वो मरना नहीं चाहता, काश उसे एक और चांस मिलता। इसके साथ ही ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और अचानक ही हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखने लगती है जिस पर लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें। इसके बाद यस वाली बटन क्लिक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हुआ था। जिनवू के ऊपर जैसे वो स्टैचू अटैक करने वाला होता है, तभी वहाँ पर जितनी भी ब्लू फ्लेम जल रही होती है वो सभी यहाँ पर बुझ जाती है और ब्लू फ्लेम के बुझते ही जितने भी स्टैचू होते हैं वो सभी वहीं पे रुक जाते हैं। अलार्म बजने की आवाज आती है। उसके साथ ही जिनवू के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है तुमने सीक्रेट मिशन के सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है, जिसपे जिनवू अपने आप से कहता है कि आखिरकार मैंने कौन सा सीक्रेट मिशन पूरा कर लिया है। विंडो में से उसको आवाज आती है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी डिसाइड कीजिए, और अगर तुम मना करते हो तुम्हारी हार्ट जो है वो यहाँ पर 0.02 सेकंड में रुक जाएगी और तुम मर जाओगे। तो क्या तुम इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो? जिनू अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो इसका मतलब मैं यहाँ पे नहीं मरूंगा। जिनू कहता है कि हाँ ये वही चांस है और मेरे को ये चांस लेना पड़ेगा। इसके बाद वो हाँ बोल देता है और तभी जिनू में से बहुत तेजी से यहाँ पे रोशनी निकलती है और इसी पे कट हो जाता है। अगले दिन में हम लोग जिनू को देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर। जिनू एकदम से आगे खुलते हैं, अपने आप को देखते हुए कहते हैं क्या ये कुछ सपना था, मैं बच कैसे गया और मैं आखिरकार हूँ कहाँ। आसपास देखने के बाद वो पता चलता है कि असल में हॉस्पिटल में। वो अपने आप से कहते हैं मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ, और तभी वो सामने देखता है तो सामने से इंस्पेक्टर आ रहे होते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर जाग गए। इंस्पेक्टर जिनहू के पास आता है। जिनहू उसको देखते हुए कहता है कि तुम कौन हो। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि मैं माफी चाहूंगा अगर तुम मेरे को देखकर सरप्राइज हो गए, जिसके बाद वो बताता है कि हम लोग हंटर गिल्ड के इंस्पेक्टर है। कहता है कि आखिरकार इंस्पेक्टर मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि तुम यहाँ पर 3 दिन से हॉस्पिटल में ही पड़े हुए थे और आज 3 दिन बाद तुमको होश आया है। जिसकी बात सुनकर जिनू वैसे क्या मैं 3 दिन से बेहोश था। जिनू उन लोगों से पूछता है कि जूही और मिस्टर सॉन्ग के साथ क्या हुआ, क्या वो लोग सेफ है। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल वो सभी लोग सेफ है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग का एक आर्म कट गया और इसीलिए अब से वो यहाँ पर हंटर्स के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे और अब शायद वो रिटायर हो जाए। इंस्पेक्टर उसको बताता है और साथ ही में जो जूही है उसका यहाँ पर अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि वो यहाँ पर इतना ज्यादा डर गई थी वहाँ पर, तो शायद अब वो यहाँ पर एक हंटर के तौर पर ज्वाइन नहीं करना चाहेगी। बाकी जो हंटर्स है लाइक किम, जिनू से इंस्पेक्टर बीच में रोकते हुए कहता है कि नहीं ठीक है, मेरे को बस इन लोग के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी, अब मेरे को किसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि डबल लेयर डंजन के अंदर सिर्फ 6 लोग बचे थे। हालांकि हंटर जब हंट के लिए जाते हैं तो उनको हरदम खतरा ही रहता है, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा खून खराबा हो गया। तो बताता है कि और जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे तो बाकी सभी लोग वहाँ से जा चुके, वहाँ पर सिर्फ तुम थे जो कि ऑल्टर के ऊपर पड़े हुए थे। कोई भी स्टैचू या कुछ भी वहाँ पर आसपास था नहीं।
जिसकी बात सुन के जिन्हू कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर उसको बताता है कि हम लोग भी विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने बाकी सभी लोग की जो कि वहां से भागे थे अपनी जान बचा के, उन लोगों से जब हमने पूछताछ की तो उन सभी के जो स्टेटमेंट्स थे वो एकदम सेम थे। तो हम लोग को भी इस पे विश्वास करना पड़ा और हम लोगों को ऐसा लगता है कि तुमको यहाँ पर डबल अवेकिंग मिली है। जिन्हू अपने मन में सोचते कहता है क्या डबल अवेकिंग। इंस्पेक्टर उसको बताता है ह्यूमंस को अवेकिंग पावर रिसीव होती है तब उनके जो हंटर स्टैट्स हैं वो सेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ हंटर्स का 12 से जो उनकी पावर होती है वो अवेक्ड होती है पहली बार के बाद। कुछ केसेस में हम लोगों ने ऐसा देखा है कि यहाँ पर जो सी रैंक के हंटर्स होते हैं वो डायरेक्टली ए रैंक पे चले जाते हैं और ए या बी रैंक के जो हंटर्स हैं वो लोग डायरेक्टली एस रैंक पे चले गए। तो शायद ऐसा हो सकता है और इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। जिसके बाद इंस्पेक्टर जो होते हैं उसको एक चीज दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि ये एक मैजिक पावर डिटेक्टर है और यहाँ पर सिर्फ ये करना है कि असल में यहाँ पर जो माना क्रिस्टल है इसके ऊपर तुमको अपना हाथ रखना है और हम लोगों को तुम्हारे मैजिक पावर का पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर सच में वहाँ पर कोई डेथ लेवल का मॉन्स्टर था तो वहाँ पर कोई सरवाइव कर गया तो इसका मतलब ये है कि वो कोई नॉर्मल हंटर नहीं होगा। इस सिचुएशन को सिर्फ ए रैंक या एस रैंक के जो हंटर्स होते हैं वही सुलझा सकते हैं। इसके बाद जिन्हू जो होता है डिटेक्टर के ऊपर अपना हाथ रखता है। इसके बाद वहाँ पर रीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है कि जिन्हू की यहाँ पर जो मैजिक पावर है वो कितनी है। डिटेक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग जिन्हू की यहाँ पर जो मैजिक पावर है वो सिर्फ 10 है। इंस्पेक्टर कहता है कि कचरा कचरा ही रहेगा जैसा कि मैंने सोचा था। यहाँ तक कि जो सबसे लोएस्ट ई रैंक के हंटर्स होते हैं उनकी मैजिक पावर कम से कम 70 तो होती ही है। ऐसा लगता है कि हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर बेमतलब का शक किया। ऐसा कहने के बाद इंस्पेक्टर जो होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। जिन्हू कहता है क्या कुछ भी नहीं। जिन्हू सामने यहाँ पर जो विंडो स्टेटस होता है उसको देखते हुए कहता है कि क्या इस विंडो को ये लोग नहीं देख पाए। तभी विंडो उसको बताती है कि आपके पास एक मैसेज आया है। तो कहता है क्या मेरा जो पैर है वो तो अभी भी यहाँ पर है और मेरे चेस्ट पे जो यहाँ पर चोट लगी थी काफी गहरी वो भी ठीक हो गई है। कि असल में सपना क्या है और सच्चाई क्या है। क्या मेरे को उन लोगों को ये बात बतानी चाहिए थी कि मैं यहाँ पर एक विंडो स्टेटस देख पा रहा हूँ। जिसके बाद जिन्हू जो होता है सामने स्क्रीन जो होती है उस पर टच करने की कोशिश करता है, मैसेज पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपने मन में सोचते कहता है कि लगता है यहाँ पर ये टच स्क्रीन नहीं है और इसलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। और जिन्हू जब ये सब कुछ कर ही रहा होता है तभी उसकी जो सिस्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और उसको बोलती है कि ब्रदर आप क्या कर रहे हैं। जिन्हू की सिस्टर उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती है और बोलती है कि तुम हर बार जब भी डंजन के अंदर जाते हो तो यहाँ पर इंजर्ड होकर ही आते हो। ये बात तुमको पता ही होगी कि मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता कर रही थी। जिन्हू उसको इस बात के लिए सॉरी बोलता है। जिन्हू की सिस्टर उसको बोलती है कि बाकी सभी जो लोग डंजन से आते हैं वो एकदम सही आते हैं, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जो कि डंजन से जितनी बार भी आए हो हर बार इंजर्ड होकर ही आए हो। जिसके बाद जिन्हू की सिस्टर उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है तुम अब एक बात समझ लो, एक बार और अगर तुम इंजर्ड होकर आए तो मैं यहाँ पर जो अपनी स्टडी है उसको छोड़ दूंगी और काम करना शुरू कर दूंगी। जिन्हू अपनी सिस्टर से पूछता है क्या तुमको यहाँ पर विंडो स्क्रीन दिखाई दे रही है। जिसके उसकी सिस्टर को कहते हैं तुम्हारे सर में चोट लगी है, मेरे को ऐसी कोई भी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। जिसके बाद जिन्हू अपनी सिस्टर से पूछता है गेम के अंदर अगर तुमको अनरीड मेल पढ़ना हो तो तुम किस तरीके से करोगे। जिसपे उसकी बहन बोलती है कि मैं यहाँ पर मेल बॉक्स को ओपन करूंगी। जिन्हू यहाँ पर मेल बॉक्स को ओपन करता है। मेल बॉक्स में उसको यहाँ पर दिखता है कि तुमको डेली क्वेस्ट कंप्लीट करना है जो कि है ताकतवर बनना। उसकी सिस्टर उसको कहती है ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, मैं बाद में आऊंगी। उसकी सिस्टर ऐसे कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद स्क्रीन चेंज होती है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि प्लेयर की ग्रोथ में सिस्टम जो है उसकी हेल्प करेगा और अगर वो सिस्टम के ऑर्डर को फॉलो करने में फेल हो जाता है तो उसको यहाँ पर पेनल्टी देनी होगी। जिसके बाद यहाँ पर जिन्हू कहता है कि मेरे को तो यहाँ पर कुछ भी समझ आ रहा है आखिर बोल क्या रही है। जिन्हू याद करता है कि जब यहाँ पर वो ऑल्टर के ऊपर पड़ा हुआ था डंजन में तब इसी प्रकार के उसके सामने एक स्क्रीन आई थी। जिन्हू बोलता है कि चेक और उसके सामने यहाँ पर गोल आ जाता है कि उसको आज डेली क्वेस्ट में क्या करना है। जहाँ पे लिखा होता है पुशअप्स करने, स्क्वाट्स करने, रनिंग करने 10 किलोमीटर, ऐसे और भी गोल्स लिखे हुए होते हैं। वहाँ पर एक वार्निंग लिखी होती है जहाँ पर बताया जाता है अगर तुम डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने में फेल हो जाते हो तो तुमको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी और वहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। जिसको देखने के बाद जिन्हू कहता है कि अभी ये क्या मजाक है और ऐसा कहने के बाद वो यहाँ पर बेड पे वापस लेट जाता है। जिन्हू जब सो के वापस जागता है तो यहाँ पर उसको बताया जाता है कि डेली क्वेस्ट को तुम यहाँ पर पूरा नहीं कर पाए और इसीलिए तुमको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद जिन्हू यहाँ पर जिस बेड के ऊपर लेटा होता है बेड बहुत तेजी से हिलने लगा। जिसको देखने के बाद जिन्हू कहता है क्या यहाँ पर कोई भूकंप आ गया है क्या। तभी यहाँ पर वो देखता है कि वो एक दूसरी जगह पहुंच गया है। जहाँ पर देखता है वो क्या अभी यहाँ मैं कहाँ पर आ गया हूँ। जिन्हू चिल्लाते हुए कहता है क्या ये तो रेगिस्तान है। इस पे जिन्हू कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एक ड्रीम है। और तभी उसको पीछे से यहाँ पर कुछ आवाज आती है। पीछे देखता है तो कहते हैं क्या मॉन्स्टर। पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। जिन्हू फटाक से अपना यहाँ पर जो स्क्रीन होता है उसको यहाँ पर ऑन करता है पर उसको उस क्वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो बताई जाती है जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर जो प्लेयर है उसको पेनल्टी के तौर पे सर्वाइव करना होगा। उसको यहाँ पर सर्वाइव तब तक करना होगा जब तक समय खत्म नहीं हो जाता है। तो उसको यहाँ पर 4 घंटे तक रहना होगा
फिर जिन्हों की तो हालत खराब हो जाती है उस मॉन्स्टर को देखने के बाद। वो कहते क्या ये कोई मजाक चल रहा है क्या? तो फिर वहाँ से वो भागना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है अब उसके पीछे पड़ जाता है, पूरी ताकत लगा वहाँ से भागना शुरू करता है। जिन्हों यहाँ पर काफी समय से उस मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है, और फाइनली जब उसके यहाँ पर 7 सेकंड बचे होते हैं, वो जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने वाला था, उसको मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर सिटी का क्रैश का जो टाइम होता है वो यहाँ पर टाइम हो जाता है। जिन्हों सीधा हॉस्पिटल में पहुंचता है। इस स्क्रीन पे बताया जाता है कि आपका जो पेनल्टी क्रैश था अब वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और तभी यहाँ पर नर्स आती है अंदर और किसी को हेल्प के लिए बुलाती है। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर 2 नर्सें आपस में बातें कर रही होती हैं। उनमें से जो एक नर्स होती है वो बोलती है, क्या तुम उस पेशेंट को जानती हो जिसका नाम सांग जिन वू है? मैंने सुना है कि वो एक हंटर है। जिस पर दूसरी नर्स उसको बताते कि हाँ, उसको रोज यहाँ पर रनिंग करते हुए देखती हूँ। यहाँ तक कि उसको यहाँ पर सिर्फ होश में आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। मैंने इसके बारे में डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने मेरे को बताया कि हंटर्स जो है नॉर्मल इंसानों की तुलना में काफी तेजी से रिकवर होते हैं। इन वो को देखते हैं जो कि हम लोग को बताता है उसको होश में आए हुए 4 दिन हो चुके हैं। उसने यहाँ पर कुछ चीजें पता की है। पहली चीज, मेरे सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये सच में है। हालांकि इस चीज को मेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता है। जिनवू जैसे ही अपना यहाँ पर डेली क्वेस्ट पूरा कर लेता है उसको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है, जिसके बाद स्क्रीन पे बताया जाता है कि आपको यहाँ पर एक रिवॉर्ड चॉइस करना होगा। जिनवू यहाँ पर स्टेटस रिकवरी का जो रिवॉर्ड होता है उसको चूज करता है। इसके बाद वो यहाँ पर पूरी तरीके से एकदम दोबारा से रिकवर हो जाता है। जिनवू बताता है कि उसने अभी यहाँ पर जो रिवॉर्ड चुना था उसकी हेल्प से उसने एक्सरसाइज के बाद जो भी यहाँ पर उसको थकावट हुई थी वो सभी रिकवर हो जाती है। इसके बाद जिनवू बताता है कि यहाँ पर स्टैट्स पॉइंट्स है और यहाँ पर एक रैंडम बॉक्स आइटम है, और स्टैट पॉइंट का इस्तेमाल करके मैं अपने कैरेक्टर के जो स्टैट्स है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर जैसे जैसे अपना जो कैरेक्टर का स्टैट्स है उसको बढ़ाऊंगा तो मैं और भी यहाँ ताकतवर होता जाऊंगा। ये एक तरह से गेम की तरह है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। जिनवू रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि आज उसको बाहर जाना किसी काम से, तो रिसेप्शनिस्ट उसको अलाउ कर देती है। अगले सीन में हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि स्टेशन पे आया होता है और अपने साथ वो एक की लाया होता है। और वो इस स्टेशन पे इसलिए आया होता है क्योंकि उसको यहाँ पे पता चलता है कि ये जो की है का इस्तेमाल करके ये एक इंस्टेंट डंजन खोल सकता है। लेकिन वो ये चेक करने के लिए आया था कि क्या ये की सच में काम करती है या नहीं। को ये जो की थी वो उसको रिवॉर्ड पे मिली जब उसने अपना जो टेस्ट था उसको कंप्लीट किया था। और अपने आप से कहता है कि दुनिया का जो सबसे वीकेस्ट है उसको एक डबल अवेकिंग मिली है। अगर ये बात लोग सुनेंगे तो वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा हंसेंगे। काफी ज्यादा तेज भाग रहा था, इसलिए वो सोच रहा था अगर डंजन के अंदर कोई भी खतरा महसूस होगा तो वहाँ से वो भाग जाएगा अपनी रन एबिलिटी का इस्तेमाल करके। जिसके बाद जिनवू जो होता है उस इंस्टेंट डंजन के अंदर चला जाता है। और जैसे वो इंस्टेंट डंजन के अंदर जाता है तो जहाँ से वो एंटर लिया होता है वो तुरंत ब्लॉक हो जाता है, जिसको देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहते हैं क्या ये क्या बकवास चल रहा है, एंट्रेंस तो ब्लॉक हो गया, अब मैं भागूं कैसे अगर यहाँ पर खतरा होगा तो। विंडो स्टेटस से जिनवू को ये पता चलता है कि वो इस डंजन से बाहर जाने का सिर्फ 2 ही उपाय है, या तो वो बॉस को किल करे और या तो रिटर्न क्रिस्टल का इस्तेमाल करे। और जैसा कि उसके पास रिटर्न क्रिस्टल नहीं है तो अब उसको यहाँ पर बॉस को ही किल करना पड़ेगा। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी कुछ दिनों पहले की ही तो बात है जब मैं एक ई रैंक के मॉन्स्टर से भी फाइट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, और आज मेरे को इतना बड़ा डंजन खुद ही क्लियर करना है और वो भी अकेले। और इसी के साथ ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म होता है। इनका एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे फिर से स्टील फैंग वाले लाइकन का सीन दिखाया जाता है। उसको देख के पहले तो जिनवू काफी ज्यादा डरता है, और उससे डरते वक्त जिनवू को यह एहसास होता है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा लाइट फील कर रही है, और ऐसा लगता है कि अब वो थोड़ा ताकतवर हो चुका है, जिस वजह से वो शायद इस लाइकन का सामना अपने हाथों से भी कर सकता है। यहाँ पे वो एक ही मुक्के में इस लाइकन को उड़ा देता है, और भाई ऐसा लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है उन गॉब्लिन से लड़ने के बाद। लेकिन उसके बावजूद ये लाइकन काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होता है, और उसको हाथों से तो नहीं हराया जा सकता। ये बात जिनवू समझ जाता है। वो बार बार इस बात को याद करता है कि वो यहाँ पे अकेला है, उसके पास कोई हीलर भी नहीं है, साथ में उसके पास थोड़ा सा खाना और पानी बचा हुआ है, तो ज्यादा समय यहाँ पे नहीं रह सकता। वो सोचता है कि काश उसके पास कोई जादुई हथियार होता है। इतने में वो इन्वेंट्री बोलता है, जिसके बाद उसके पास जितनी भी चीजें होती है इन्वेंट्री के अंदर वो उसे शो होने लग जाती है, और वो एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड निकालता है इन्वेंट्री में से, और इस लाइकन का मुंह बीच में से काट देता है। मिस्टर किम ने जिनवू को बताया था कि ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा महंगी है, 3 मिलियन की है, और उसको नहीं पता ये उसके पास कैसे आई अपने पैसों से, तो वो कभी भी इस स्वॉर्ड को अफोर्ड नहीं कर सकता था। कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं कि जिनवू यहाँ पे लेवल अप हो चुका है। तभी यहाँ पे 2 और लाइकन आ जाते हैं, और इनमें से एक लाइकन इस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन इस स्वॉर्ड को वो तोड़ नहीं पाता। जिसके बाद यहाँ पे जिनवू थोड़ा साहस लेके आता है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके वो इस लाइकन का पूरा सर बीच में से काट देता है। वो यहाँ पे
पे इन लाइकन्स को उस गॉड से कंपेयर करता है और वो देखता है कि यार मतलब उस गॉड के सामने तो ये बीस्ट कुछ भी नहीं है, इनकी कोई औकात ही नहीं है उसके सामने। तो ये एक बीस्ट बचा होता है और यहाँ से भाग जाता है ये लाइकन, ठीक है ना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जिन्वो का स्टेटस होता है वो लेवल 2 पे आ चुका होता है और धीरे धीरे करके उसकी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ रही होती है, ठीक है ना। वो ये नोटिस करता है कि पहले तो वो नॉर्मल जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था तो उसकी एबिलिटीज इतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही थी जितना अभी लड़के बढ़ रही हैं। तो अगर वो यहाँ पे लड़ाई करता रहता है तो उसकी स्ट्रेंथ वगैरह और सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो काफी तेजी से बढ़ने लग जाएंगे और ऐसा लगता है कि अब वो ताकतवर भी हो चुका है पहले से। जिन्वो देखता है कि क्या इन लाइकन्स के अंदर कोई मैजिक जेम्स वगैरह है, तो भाई ऐसा नहीं होता, बल्कि उसको एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि उसको मैजिक जेम की बजाय लाइकन का फैंग मिला होता है और ये बिल्कुल गेम के सिस्टम की तरह होता है। यहाँ पे उसको सब कुछ डिस्प्ले के अंदर से मिल रहा है, ठीक है ना। जबकि बाकी हंटर्स को डंजन के अंदर बीस्ट के अंदर से ही जेम्स मिलते हैं। यहाँ पे जिन्वो को शॉप का भी ऑप्शन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी वो कुछ खरीद नहीं सकता क्योंकि उसका लेवल इतना ऊपर नहीं है, लेकिन वो बेच सकता है अपनी चीजों को। उसके बदले उसे 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। अब वो यही सोचता है कि यार इन 20 गोल्ड कॉइन की कीमत असलियत में होगी क्या। अगर ये एक ई रैंक का भी डंजन होता तो उसके बावजूद भी 20 गोल्ड कॉइन तो काफी ज्यादा कम है। उसे ये बात पता होती है कि अगर उसको एक बार टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल जाएगा तो यहाँ से बच के भाग सकता है, क्योंकि इस डंजन के बॉस को हराना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है ना। लेकिन अगर वो ऐसे लेवल अप होता गया और भी ज्यादा ताकतवर बन गया तो शायद वो उसका सामना कर पाए, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि उससे ये टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलेगा कहाँ से। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि काफी सारे लाइकन्स इधर आ जाते हैं भाई, तकरीबन 30 लाइकन्स इधर होते हैं और जिन्वो फिर से इन लोगों से लड़ने के लिए तैयार होता है और वो डरता नहीं इस बार। उसके पास काफी अच्छा हथियार होता है जिसके बाद वो एक के बाद एक इन सबको स्लाइस करना शुरू कर देता है। वो याद करता है कि वो एक हंटर क्यों बना था, अपनी मॉम के मेडिकल बिल्स को पे करने के लिए और अपनी सिस्टर को सपोर्ट करने के लिए। वो एक बार तो मर ही चुका है तो उसको अब तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ पे वो काफी जोश में आ जाता है और इन सब के सब लाइकन्स की वाट लगा के रख देता है। जिसके बाद उसे एक टाइटल मिलता है वुल्फ असैसिन। उसके स्वॉर्ड की हालत भी इधर खराब हो गई होती है और वो यही सोचता है कि चाहे कितना भी ताकतवर वेपन हो लेकिन एक बार डंजन में लड़ाई पे इस्तेमाल होए तो उसकी हालत भी खराब हो सकती है। इधर काफी सारे नोटिफिकेशन आ चुके होते हैं कि जिन्वो का लेवल अप हो चुका होता है और उसको 34 वुल्फ फैंग मिले होते हैं, 2 वॉन डैगर्स मिले होते हैं और एक ट्रैवलर क्लॉक मिला होता है। साथ में ही उसको टेलीपोर्टेशन स्टोर में मिल चुका होता है। अब वो यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि उसको यहाँ पे रह के लड़ना चाहिए या फिर उसको घर वापस चले जाना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो यही डिसाइड करता है कि वो लड़ेगा और शायद उसको इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा लेवल अप करने का और ज्यादा ताकतवर बनने का, ठीक है। दूसरी ओर हमें जूही का सीन दिखाया जाता है। उसको हंटर एसोसिएशन कांटेक्ट करती है और बताती है कि एक डंजन ब्रेक हो चुका है और बीस्ट ने काफी ज्यादा तबाही मचा दी है। जूही यहाँ पे अपने ऊपर इस चीज का इल्जाम लेती है क्योंकि उसने जाने से मना कर दिया था, इसी वजह से ऐसा हुआ शायद, और वो अपने ऊपर ब्लेम लेती है। भले उसको लेना नहीं चाहिए लेकिन वो लेती है। उसको बताया जाता है कि हमारे पास हीलर्स की कमी है तो प्लीज तुम यहाँ पे आ जाओ। वही दूसरी ओर जिन्वो एक के बाद एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स को हराना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके उसका लेवल काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। हमें बताया जाता है कि जब भी किसी बीस्ट का नाम व्हाइट कलर में लिखा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो कमजोर है। ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जिन्वो और उसकी ताकत एकदम सेम है। वहीं अगर रेड कलर में लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो हद से ज्यादा ताकतवर है। इतनी बार लेवल अप होने के बाद जिन्वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, उसका परसेप्शन काफी तेज हो चुका होता है, जिसके बाद उसे आसानी से पता चल जाता है कि सीढ़ियों के नीचे एक काफी खतरनाक बीस्ट है। उसका स्टेटस जो होता है वो लेवल 15 पे पहुंच चुका होता है और कितनी भी मेहनत कर ले अब वो उसका लेवल काफी देर से नहीं बढ़ा है। उसकी स्वॉर्ड भी ज्यादा देर नहीं चलने वाली, लेकिन उसके बावजूद वो नीचे आता है। यहाँ पे स्टेशन में पानी भरा हुआ होता है और वो यही कहता है कि मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इतनी लंबी सीढ़ियां नहीं थी और ऐसी हालत नहीं थी स्टेशन की। तभी यहाँ पे इस पानी के अंदर से एक बीस्ट निकलता है और जिन्वो की स्वॉर्ड भी तोड़ देता है। यहाँ पे ये बीस्ट सामने आता है और इसका नाम ऑरेंज में लिखा होता है, ब्लू वेनम फैंग कसाका। कसाका यहाँ का बॉस होता है और उसकी जो ये स्किन या फिर मैं कहूँ स्केल्स इतने ज्यादा आर्मर्ड होते हैं कि इन स्केल्स की वजह से जिन्वो की इतनी खतरनाक स्वॉर्ड भी टूट चुकी होती है। वो पहले से काफी कमजोर थी लेकिन फिर भी टूट चुकी होती है। तो यहाँ पे जिन्वो किसी तरह उसको डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन कसाका यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इतना खतरनाक होता है कि वो यहाँ पे जिन्वो को पटक पटक के मारता है। लेकिन जिन्वो का कॉन्फिडेंस यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है, वो यहाँ पे हारने नहीं वाला और वो अपने आप को मोटिवेट करता है इधर कि वो ऐसे पड़ा नहीं रह सकता, ये जिंदगी जो चल रही है उसकी बेकार सी, जहाँ पे उसको वीकेस्ट हंटर ऑफ
ऑल मैनकाइंड का टाइटल दिया गया था, यानी कि पूरी इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर, तो उसको ये चीज चेंज करनी होगी। वो सॉन्ग की बात को याद करता है और सॉन्ग ने उसे बताया था कि लोग तुम्हें कमजोर कहते हैं लेकिन तुम्हें उनको गलत साबित करके दिखाना है, तुम ट्रेन करो, तुम आगे बढ़ो और भी ज्यादा ताकतवर बनो। जिसके बाद यहाँ पे फिर से जिनवो इस बीस्ट यानी कि कसाका को उस गॉड से कंपेयर करता है और उसको पता चल जाता है कि यार फिर चाहे लोग कितने भी ज्यादा ताकतवर हो, कितने भी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन अगर उनके सामने एक बार कोई स्ट्रॉन्ग चीज आती है तो वो भी बेसहारा हो जाते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन स्ट्रॉन्ग है या फिर कौन वीक है कि नहीं, हमें बस अपना 100% देना होता है। जिसके बाद यहाँ पे जिनवो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और कसाका से लड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पे उसको एक अलग सी एनलाइटमेंट फील होती है, भाई एक लाइट टाइप जलती है उसके अंदर से, ठीक है ना। और वो इस स्टूडियो स्वॉर्ड को उछाल के कसाका का ध्यान बटा के उसके गले के ऊपर चिपक जाता है और उसको ये एहसास होता है कि जितना वो ताकतवर हो चुका है वो इतनी ताकत से अपने खुद के हाथों से इस बीस्ट का गला तोड़ सकता है, उसका आर्मर तोड़ के उसका गला घोट सकता है, ठीक है। और वो यहाँ पे काफी सीरियस हो चुका होता है, भाई काफी खतरनाक सीन है ये। और वो उसको जान से मारने की बातें भी करता है, साथ में वो उसको मार भी देता है। कसाका यहाँ पे फाइनली मर जाता है और जिनवो भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो हो ही गया हूँ। कसाका को हराने के बाद जिनवो को एक काफी खतरनाक डैगर मिला होता है जो कि दांतों से नहीं बल्कि हड्डियों से बना होता है। इससे वार करने के बाद सामने वाला ओपोनेंट थोड़े समय के लिए हिल डुल नहीं सकता, पैरालाइज हो सकता है और ये डैगर सी रैंक का होता है, ठीक है ना। इसके अलावा उसको एक वेनम ग्लैंड भी मिला होता है कसाका का, जो कि ए रैंक की डिफिकल्टी का होता है और ये एक तरीके का पॉइजन होता है। यानी कि अगर जिनवो इस पॉइजन को पीता है तो उसका फिजिकल डैमेज तो 20% तक बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसके मसल्स है वो 35% तक खराब हो सकते हैं और हमेशा के लिए खराब रहेंगे वो, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से जहरी है। अब क्योंकि जिनवो ने इस बॉस को हरा दिया है तो ये स्टेशन अपने पुराने रूप पे आ चुका होता है। जिनवो हैपजोंग स्टेशन से बाहर निकलता है तो देखता है यहाँ पे कोई होता नहीं है, एक गार्ड होता है और वो पहले तो जिनवो को पहचानता नहीं कि वो एक हंटर है, लेकिन उसको देख के वो उसको काफी रिस्पेक्ट देता है और वो कहता है कि अच्छा आप हंटर हो, चलो मेरे साथ चलो। यहाँ पे ज्यादातर 20 को तो हरा दिया है लेकिन सिर्फ अब एक बॉस बचा हुआ है। तो जिनवो कहता है ऐसा लगता है कि एक डंजन ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे अब आपको पता है जिनवो का परसेप्शन काफी तेज हो चुका है, यानी कि उसको एकदम से एहसास हो जाता है कि सबसे ताकतवर बीस्ट कहाँ पे है। तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे एक काफी खतरनाक बॉस घूम रहा है और इससे यहाँ पे कुछ लो रैंक के हंटर्स लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी उसका सामना नहीं कर पाते क्योंकि इस बीस्ट के आसपास एक शील्ड टाइप बनी हुई होती है, ठीक है। इनके साथ जूही भी होती है और वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। भले वो एक हीलर है लेकिन भाई गॉड के डर की वजह से वो अभी भी यहाँ पे सदमे में होती है। जिनको ये सब देख के समझ जाता है कि वो अभी भी सदमे में है और उसको ये भी पता चल जाता है कि ये बॉस उससे तो कमजोर ही है जिसको वो अभी हरा के आया है, यानी कि कसाका को, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को तैयार करता है फेंकने के लिए और वो अपनी पूरी ताकत लगा के इसको फेंकता है जिससे कि इस बॉस का आर्मर टूट जाता है और ये सब के सब लोग इस बॉस के ऊपर हमला करके इसको हरा देते हैं। भले ये सब के सब लोग पहले तो अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं लेकिन इनमें से एक बंदा होता है और वो कहता है कि इतने समय से तो हम इससे लड़े रहे थे, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि भाई इसका आर्मर टूट गया। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज उड़ती हुई आई थी। वो देखता है ये टूटी हुई स्वॉर्ड होती है यहाँ पे और वो गार्ड से पूछता है कि हे तुम्हें पता है ये स्वॉर्ड किसने फेंकी यहाँ पे। तो वो गार्ड कहता है कि वहां पे एक लड़का था। तो ये सोच के यहाँ पे ये बंदा डर जाता है कि यहाँ पे एक हाई रैंक का हंटर था क्या अभी जो कि इधर आया था, और जिनवो इधर से जाने लगता है और वो ये सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो एक ही सिंगल अटैक में मर जाएगा। हो सकता है कि वो इतने समय से लड़ रहे थे तो उससे वो कमजोर हो गया हो, लेकिन जूही ने यहाँ पे जिनवो को देख लिया होता है। तो ये एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का था। यहाँ पे हमें काफी सारी कमाल की चीजें देखने को मिली है, जिनवो की ताकत देखने को मिली है और काफी अच्छा लग रहा है ये देख के कि जिनवो अब पहले की तरह डरपोक नहीं है, वो अब चांसेस ले रहा है, अपने सेकंड चांस का अच्छे से यूज कर रहा है ताकतवर बनने में और आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।